हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिस्टल जालक व एकर कोष्टिका, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यहाँ पर देखना क्रिस्टल जालक क्या होता है कि जैसे कोई भी क्रिस्टल है ना, वो एक त्रिविमीय रूप में व्यवस्थित होता है ना। और त्रिविमीय रूप में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था को हम जो है क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं कि अवयवी कण जो है त्रिविम में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसी व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखना कि क्रिस्टल लैटिस को हम नॉर्मली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास हमने एक स्क्वायर बना लिया, इसके ऊपर एक और स्क्वायर हमें ऐड कर देना है। ये इसको इससे मिला देना है, इसको इससे और ये इसको इससे। अब इसके बाद देखना हमें यहाँ से इसको मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है और ये यहाँ पर इसको मिला देना है। इसको ऐसे, नीचे वाले को नीचे वाले से, मिड वाले को मिड से, अपर वाले को अपर से और इनको यहाँ पर ऐसे मैच कर दें। फिर नेक्स्ट ये लास्ट को तो लास्ट से मैच कर दो, मिडिल को मिडिल से और बैक को बैक से। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये हम इसमें देखो ये अवयवी कण जो है, जैसा कि मैंने कहा है कि अवयवी कण जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है अवयवी कणों को जो है एक गोले के रूप में माना गया है ना। तो ये अवयवी कण जो है गोलाकार अवयवी कणों को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ये देखो देखो हम यहाँ पर एक ऐसे क्रिस्टल की बात कर रहे हैं जिसमें सभी प्रकार के कण समान होते हैं। अगर मान लो कि ये किसी आयनिक क्रिस्टल का कोई आयनिक क्रिस्टल होता, तो फिर हम यहाँ पर ये जो कण है ना, इनमें से एक धनायन को रिप्रेजेंट करते और एक ऋणायन को रिप्रेजेंट करते। धनायन को छोटे आकार में दर्शाते और ऋणायन को बड़े आकार में दर्शाते, क्योंकि हम जानते हैं कि ऋणायन का आकार जो है अपने संगत उदासीन परमाणु से बड़ा होता है और धनायन का आकार अपने संगत उदासीन परमाणु से छोटा होता है। तो इस बेसिस पर हमने यहाँ पर एक क्रिस्टल जालक का ये निर्माण किया है, ये क्रिस्टल जालक। अब एक चीज गौर करना कि यहाँ पर ये जो अवयवी कण, आपको ये कण दिखाई दे रहे हैं, ये कण जिस तरीके से इस त्रिविमीय रूप से, क्योंकि देखो एक तरीके का 3D बॉक्स है, 3D बॉक्स कुछ ऐसा, जस्ट मिनट, जैसे ये देखो ये आपको ये बॉक्स हम सभी ओर से इसको देख सकते हैं। तो ये आपका 3D बॉक्स है, तो बिल्कुल इस टाइप का एक बॉक्स है ना। अब ये क्या है कि थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है और ये वर्गाकार शेप में है, स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पर देखना कि जो अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम में जिस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, उस व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक के नाम से जानते हैं। क्रिस्टल का जो है प्रत्येक बिंदु जो है जालक बिंदु या फिर क्रिस्टल साइट कहलाता है। क्रिस्टल का जो है प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या क्रिस्टल साइट कहलाता है। और यहाँ पर ये जो कण दिखाई दे रहे हैं ये अवयवी कण हैं जो क्रिस्टल में व्यवस्थित है, और इन्हीं कणों की व्यवस्था से ये हमारे पास क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। अब एक चीज और गौर करना कि क्रिस्टल जालक, अब यहाँ पर हम इसको देखें कि यहाँ पर कुछ इस टाइप के बॉक्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। देखो ये कुछ इस टाइप के बॉक्स जो है हमें शो हो रहे हैं यहाँ पर, ये इस टाइप के यहाँ पर ये बॉक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखना कि इसमें ये 1, ये 2, 3, 4,
4 बॉक्स तो हमें ऊपर ही शो हो रहे हैं, है ना। और ये 5, 6, ये 7 और ये 8। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉक्स 3D बॉक्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखना कि ये तो है संपूर्ण क्रिस्टल, और ये जो बॉक्स है यानी कि ये भी एक प्रकार का क्रिस्टल है, ये इस क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग है ना। तो इस क्रिस्टल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है, क्योंकि देखो ये ऐसी जो ये छोटी इकाई है, इसको हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से इनको व्यवस्थित किया, तब जाके हमारे पास किसका निर्माण हुआ है, क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। तो ये संपूर्ण तो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक कहलाएगा। और इस क्रिस्टल जालक की ये जो छोटी इकाई है, इसे हम कहेंगे एकक कोष्ठिका। इसे क्या नाम देंगे हम, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, और अंग्रेजी में इसे हम यूनिट सेल भी कहते हैं, है ना। तो ये एकक कोष्ठिका बन गई है हमारे पास, एकक कोष्ठिका, ठीक है। तो एकक कोष्ठिका ये है जो इस क्रिस्टल का एक छोटा सा भाग है ना। और इन सभी इकाइयों को जब एक त्रिविमीय रूप से व्यवस्थित कर दिया गया तो एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण हो गया। तो ये जो बड़ा क्रिस्टल है ये तो क्या कहलाएगा, क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक की जो छोटी इकाई दे रखी है, इसे हम कहेंगे एकक कोष्ठिका, जिसको हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं कि क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी त्रिविमीय पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एकक कोष्ठिका है और ये यूनिट सेल है। अगर मुझे इसमें दर्शाना पड़े तो मैं इसमें इसको ऐसे दर्शा सकता हूँ, ये देखो पूरा एक ही बॉक्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखो ये एकक कोष्ठिका को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये देखो, है ना। और मैंने इसको जो है यहाँ से ये बाहर रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो इस तरीके से ये जो क्रिस्टल जालक की छोटी इकाई है ये एकक कोष्ठिका बन गई। अब एक चीज देखना कि हमें एकक कोष्ठिका के बारे में कुछ जानना है। ये जो एकक कोष्ठिका है एक नॉर्मली देखने पर आपका एक रूम जैसा है। एकक कोष्ठिका जो है आपका ये एक रूम जैसा है जिसके कुछ पार्ट हैं जिनके बारे में आप जान लो, क्योंकि देखो एकक कोष्ठिका के प्रकार में आपको बताऊं उसके पहले आप इन सब चीजों को जान ले ज्यादा अच्छे से। तो यहाँ पर देखना कि एकक कोष्ठिका है। अब एकक कोष्ठिका में हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मैंने आपको रिप्रेजेंट कर ही दिया। इनके डायग्राम आपको बनाई दिए, आप भी इन डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम इसके कुछ पार्ट वगैरह जो है उनको डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। देखो एकक कोष्ठिका के कुल 6 पैरामीटर होते हैं, है ना। जैसे ये एकक कोष्ठिका दिखाई दे रही है, इस एकक कोष्ठिका में देखो मैंने आपको ये त्रिविमीय 3 अक्ष शो कर रखी है। ये ए अक्ष है, ये सी है और ये बी है ना। तो यहाँ पर देखना कि ए बी सी 3 अक्ष हैं, तो एक तो 3 अक्ष होगी। ये एकक कोष्ठिका के पैरामीटर होते हैं, कुल 6 पैरामीटर हैं, जिसमें 3 तो अक्ष है ए बी सी और 3 है अक्षीय कोण। तो टोटल कितने पैरामीटर हो गए, 6। तो यहाँ पर ये देखो इनके बीच में ये देखो ये कोण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कोण, ये कोण। तो ये जो कोण है ना, ये अल्फा, बीटा और ये गामा। तो इस तरीके से एकक कोष्ठिका के यहाँ पर कुल 6 पैरामीटर हैं, जिसमें अल्फा है, बीटा है, गामा है और ए बी सी करके कुल 6 ये 3 अक्षीय दूरियां हैं। तो 3 तो अक्षीय दूरियां और 3 अक्षीय कोण, टोटल कितने, कुल 6 पैरामीटर हो गए। तो एकक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर, जिसमें 3 तो हैं अक्षीय दूरियां और 3 होते हैं अक्षीय कोण। अब देखो कि एकक कोष्ठिका को हम आगे इनके प्रकारों को पढ़ें, तो इनके प्रकारों को पढ़ने से पहले जो है हमने जैसे कि ये बताया है कि एकक कोष्ठिका के कुछ भाग होते हैं जिनको हम ध्यान दिए जान ले कि जैसे हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स में देखो ये 1, 2,
3 और ये 4। तो ये 4 पृष्ठ आपको नजर आ रहे हैं, ये 1 2 3 और ये 4। एक पृष्ठ ये ऊपर है और एक पृष्ठ ये नीचे है, बिल्कुल ये आपके कमरे के जैसा है ना। इसमें 4 तो दीवारें होती है, एक फर्श होता है और एक छत होती है। तो ध्यान रखना, एकक कोष्टिका में ये जो पृष्ठ होते हैं ना, है ना, एकक कोष्टिका के जो है इन्हें हम क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका के कितने तल, एकक कोष्टिका के तल कहते हैं। तो एकक कोष्टिका में कुल कितने तल होते हैं, पृष्ठीय तल कितने होते हैं, 6 तल होते हैं, है ना। तो ये 6 तल हो गए। फिर इसके बाद मतलब 6 तल के बाद यहाँ पर देखें कि इसमें ये देखो ये कॉर्नर कितने होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर ये देखो 9 10 11 12। तो इस तरीके से एकक कोष्टिका में कुल कितने ये किनारे होते हैं, किनारे कितने होते हैं एकक कोष्टिका के, 12 किनारे होते हैं। चाहो तो हम इसमें शो कर देंगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 ये 10 11 ये 12। तो एकक कोष्टिका में देखो कि कितने 6 तो तल हो गए इसके, है ना, 6 तो इसके तल हो गए, इसमें 12 किनारे हो गए, है ना। और कोने कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये जो इसके तल हैं, इन तल को फलक कहा जाता है। नॉर्मली ध्यान रखना, ये जो इसके तल हैं, क्या ये जो 6 तल हैं इन्हें हम 6 फलक कहते हैं। 6 तलों को क्या कहा जाता है, 6 फलक कहा जाता है। तो एकक कोष्टिका में कुल 6 फलक होते हैं, है ना। एकक कोष्टिका में किनारे कितने होते हैं, 12। ये देखो मैंने काउंट करके दे रखे हैं, यहाँ पे 12 किनारे होते हैं। इसके अलावा कोने कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे अपने रूम में 8 कोने होते हैं ना, अगर हम रूम को देखें तो 4 कोने तो आपको ऊपर दिखाई देंगे और 4 कोने आपको नीचे दिखाई देंगे। तो कुल इस तरीके से एकक कोष्टिका में कितने, कुल 8 कोने होते हैं, है ना। तो 8 कोने हो गए, ठीक है, 6 फलक हो गए और 12 किनारे हो गए। और इसका जो ये मध्य का भाग है इसे हम बोलते हैं केंद्र। ये केंद्र होता है 1। ये केंद्र क्या होता है, इसमें केवल 1 होता है। इसके आधार पर हम एकक कोष्टिका के प्रकार आसानी से बता सकते हैं। तो आप पहले इस डायग्राम को उतार ले, और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ये जो पैरामीटर है ना, तो ये 3 तो है अक्षीय दूरियां और 3 है अक्षीय कोण। टोटल कितने पैरामीटर हो गए, 6 पैरामीटर, है ना। ये आपको नोट्स में मिल ही जाएंगे, फिर भी आप चाहो तो इनको इस तरीके से एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करें एकक कोष्टिका के प्रकार। एकक कोष्टिका के प्रकार जो है, एकक कोष्टिका मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स, जिसमें एक तो है सरल घनीय एकक कोष्टिका, है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC कह सकते हैं इसे, SCC। फिर देखो दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरी क्या होती है, केंद्रित एकक कोष्टिका। देखो केंद्रित एकक कोष्टिका और सरल घनीय एकक कोष्टिका में डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पर देखना कि सबसे पहले हम बात करें सरल घनीय एकक कोष्टिका की। ये मैंने एक सामान्य एकक कोष्टिका को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ये देखो ये सामान्य एकक कोष्टिका है। अब देखना इस एकक कोष्टिका में आपको अवयवीकरण कहाँ पर, केवल 8 कोनों पर दिखाई दे रहे हैं। देखो 8 कोनों पर हैं, तो ये अवयवीकरण कितने कोनों पर, 8 कोनों पर दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एकक कोष्टिका में अवयवीकरण केवल
कोनों पर उपस्थित होते हैं, सिर्फ कोनों पर, तो ऐसी एकक कोष्टिका क्या कहलाएगी? सरल घनीय एकक कोष्टिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कह सकते हैं, है ना। दूसरी है केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका से मतलब क्या है कि अगर अवयवी कण जो है कोनों के साथ साथ, जैसे केंद्र में हो, फलक में हो, किनारे पर हो, है ना, तो अगर इन स्थानों पर उपस्थित हो तो ऐसी एकक कोष्टिका क्या कहलाएगी? केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाएगी। अब यहाँ पर देखो, केंद्रित एकक कोष्टिका में जो है केंद्र में हो सकता है कण कोने के साथ साथ, फलक पर हो सकता है कण, है ना। तो इन कणों की उपस्थिति के आधार पर केंद्रित एकक कोष्टिका को जो है यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखना 3 भागों में, पहला है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसको हम BCC कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। दूसरी है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसे हम FCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फिर देखो जो इसका थर्ड पार्ट है वो है अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसे हम ECC कहते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर देखना कि इन्हें परिभाषित कैसे करना है। अगर अवयवी कण जो है एकक कोष्टिका के सभी कोनों पर उपस्थित है तो इसे हम सरल घनीय एकक कोष्टिका कहेंगे, जिसे SC या SCC भी कह सकते हो। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्टिका। अगर अवयवी कण जो है गोले, अवयवी कण जो है यहाँ पर क्या है? गोले। अगर ये गोले कोनों के साथ साथ केंद्र में, फलक पर, किनारों पर या अन्य किसी स्थान पर उपस्थित होते हैं तो ऐसी एकक कोष्टिका केंद्रीय एकक कोष्टिका कहलाती है। केंद्रीय एकक कोष्टिका को जो है, केंद्रित एकक कोष्टिका को जो है यहाँ पर 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसे हम BCC कहते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसे हम FCC कहते हैं। एक है अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसे हम ECC कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये तो होगी SC, लिख सकते हो आप इसे, है ना, सरल घनीय एकक कोष्टिका। बात करते हैं हम काय केंद्रित एकक कोष्टिका की। काय केंद्रित एकक कोष्टिका में देखना कि सभी कण कोने पर उपस्थित है, लेकिन अगर कोने के साथ साथ एक अवयवी कण कहां पर? कोष्टिका के केंद्र में भी उपस्थित हो। अगर अवयवी कण कोने के साथ साथ एक अवयवी कण कोष्टिका के केंद्र में भी उपस्थित है तो इस प्रकार की एकक कोष्टिका को हम क्या कहेंगे? काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका कहेंगे। फिर इसके बाद देखना कि ये तो हो गया काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसका नाम हमने क्या दे दिया? BCC। इसके बाद अगला देखें हम कि ये एकक कोष्टिका, इस एकक कोष्टिका में देखना कि ये अवयवी कण जो है सभी कोनों पर उपस्थित है। ये देखो, अगर अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक, कितने फलक है? 6, 4 तो दीवारें, एक छत और एक फर्श, टोटल 6 फलक हो गए। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। अब ये जो आगे वाला फलक है ना, इसका कण तो मैं बना दूं नीचे, और जो पीछे वाला फलक है उसका कण बना दूं मैं ऊपर। तो इस तरीके से देखना कहां पर उपस्थित है कि सभी कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित है। तो वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित हो, तो इस प्रकार की एकक कोष्टिका क्या कहलाएगी? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जिसे हम FCC कहते हैं। ये FCC कहा जाता है।
कि अगर अवयवी कण सभी कोणों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में उपस्थित है तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका क्या कहलाएगी? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। फिर इसके बाद आता है एक और ये लास्ट, तो इसमें देखना कि अगर अवयवी कण, ये देखो कि यहाँ पर इस एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोने पर उपस्थित है, ये प्रत्येक कोने पर उपस्थित है। अब कोने के साथ साथ दो विपरीत फलकों पर, दो आमने सामने के फलकों पर, या तो ये ऐसे हो सकते हैं या फिर ये ऐसे हो सकते हैं या फिर इनको ऐसे भी बताया जा सकता है। बस दो अवयवी कण होना चाहिए आमने सामने के फलकों पर। ये देखो कि ये एक कण तो यहाँ डाल दिया मैंने और एक कण तो यहाँ डाल दिया, तो वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका क्या कहलाएगी? अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका ECC। तो यहाँ पर सरल घनीय एकक कोष्ठिका का मतलब क्या है? जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं और कहीं पर भी ना हो, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, है ना। अगर काय केंद्रित की बात करें तो सभी कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है, BCC। फिर देखना कि अगर अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में भी उपस्थित है, देखो 6 फलक है तो प्रत्येक फलक पर एक कण उपस्थित है, तो सभी कोनों के साथ साथ अगर प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण उपस्थित है तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका क्या कहलाएगी? फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे हम FCC कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। और एक है अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण सभी कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। तो ये आमने सामने के फलक हो सकते हैं, ये पीछे और आगे वाला फलक भी हो सकता है, ये ऊपर या नीचे, कोई भी दो विपरीत फलक बनाने हैं आपको, है ना। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसे हम ECC कहते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे एकक कोष्ठिका के प्रकार है। अब एक चीज देखना कि एकक कोष्ठिका के प्रकार के बाद इसमें एकक कोष्ठिका के जो है वो अवयवी कणों की संख्या को काउंट करना भी आता है, तो उसको हम पढ़ने से पहले आप पहले एक बार इनको नोट कर लीजिए। देखो इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या। आप देखो जैसे मैं एक कॉमन एकक कोष्ठिका यहाँ पर बना दूं आपके लिए, ये एक कॉमन एकक कोष्ठिका मैंने आपको यहाँ बना दी है, देखो। अब हमें क्या होता है कि एकक कोष्ठिका में जब भी हम कोई अवयवी कण रखते हैं, एकक कोष्ठिका में जब भी हम कोई अवयवी कण रखते हैं तो अवयवी कण का जो है एक योगदान देखा जाता है कि अवयवी कण जो है किस प्रकार विभाजित होता है, तो अवयवी कण का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ना। कि जैसे हमने एक क्रिस्टल जालक का निर्माण किया था, देखना कुछ इस तरीके से, एक मैंने क्रिस्टल जालक का निर्माण कर देता हूं मैं वापस, ये गौर करना कि ये जो हमारा एकक कोष्ठिका है इसमें देखना कि ये कितनी, इस क्रिस्टल में आपको कितनी एकक कोष्ठिकाएं दिखाई दे रही है, ध्यान से देखना। एक तो ये है, एक ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8। देखना कितनी एकक कोष्ठिकाएं हैं, ये 8 एकक कोष्ठिकाएं। देखो सारी की सारी एकक कोष्ठिकाएं इस कोने से जुड़ी हुई है, देखो ध्यान से, है ना, इस कोने से जुड़ी हुई है। इसका मतलब याद है क्या है कि ये कोना कितनी एकक कोष्ठिकाओं में बटा है,
8। एक कोना जो है कितनी एकक कोशिका में, यानी कि ये हमारे पास ये जो कोने पर ये जो अवयवी कण है ये गोला है ना, इसके हमने 2 टुकड़े कर लिए ये है ना, और इसके ये 4 टुकड़े ये और 4 टुकड़े ये। तो ध्यान रखना ये जो गोला है, ये अवयवी कण जो कोने पर रखा हुआ है वो कितनी एकक कोशिकाओं में बटा हुआ है, 8 एकक कोशिकाओं में बटा हुआ है। तो मैं आपसे कहूं कि एक एकक कोशिका के लिए इस गोले का कितना भाग होगा, 1/8, यानी कि 8 एकक कोशिकाओं के अंदर एक गोला है, तो एक एकक कोशिका के लिए इस गोले का योगदान क्या होगा, 1/8। एक एकक कोशिका के लिए इस गोले का योगदान क्या होगा, 1/8। क्योंकि देखो एक कण मिलाया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जब मैं इन 8 के कणों को एक साथ मिलाऊंगा तब जाके याद है क्या बनेगा, एक गोला बनेगा। इसका मतलब है कि इस गोले का 1/8, इस गोले का ये 1/8 जो है एक एकक कोशिका में विभाजित है। इसका मतलब है कि कोने पर उपस्थित कण का या कोने पर जो भी अवयवी कण होता है, गोला होता है, उसका एक एकक कोशिका में योगदान कितना होता है, 1/8। तो ध्यान से देखना, कोने पर उपस्थित कण का एकक कोशिका में योगदान बराबर हो गया 1/8। ये आपका लास्ट ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि कोने पर जो कण होता है उसका एकक कोशिका में योगदान कितना होता है, 1/8। मतलब कोने पर जो अवयवी कण होता है वह 8 एकक कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो एक एकक कोशिका के लिए उसका कितना भाग होगा, ओनली 1/8। जैसे कोने पर आपने एक रोटी को ही रख दिया तो 8 भागों में विभाजित करेंगे तो 1/8, तो रोटी का 1/8 हिस्सा, 1/8 हिस्सा, या फिर उस गोले का 1/8 हिस्सा जो है केवल एक एकक कोशिका का होगा। क्लियर। अब एक चीज गौर करना कि मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पर मैं बीच में ये एक इस टाइप से ये एक फलक बना दिया मैंने, ये देखो ये मैंने यहाँ पर एक ये फलक बना दिया। ये इस फलक को गौर करके देखना कि अगर ये फलक है, इस फलक की वजह से याद है 1 और 2, ये एक एकक कोशिका जो है कितनी एकक कोशिका में विभाजित होगी, 2 एकक कोशिका में। अगर मैंने यहाँ पर ये एक कण रख दिया, ये देखो फलक पर, ये मैंने क्या किया, फलक पर एक कण रख दिया। अब याद है इस एकक कोशिका के लिए जो इधर वाली एकक कोशिका है इसके लिए भी ये कण काउंट होगा, और ये वाली जो एकक कोशिका है जो इधर है इसके लिए भी ये कण काउंट होगा। क्योंकि देखो एक दीवार केवल एक कॉमन दीवार है जो एक एकक कोशिका को 2 एकक कोशिकाओं में विभाजित करती है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो दीवार है वो इस एकक कोशिका की भी है और ये इस एकक कोशिका की भी है। इसका मतलब है कि एक एकक कोशिका के लिए ये दीवार कितनी है, 1/2 है ना, क्योंकि इस दीवार की वजह से ये 2 रूम बन गए, यहाँ पे 2 एकक कोशिकाएं तैयार होगी। तो ये जो दीवार है, ये जो फलक है, ये आधा तो इस एकक कोशिका का है और आधा जो है इस एकक कोशिका का है। इसका मतलब क्या है कि अगर फलक पर मैंने कोई अवयवी कण रख दिया, अगर मैंने फलक पर कोई अवयवी कण रख दिया तो उसका एक एकक कोशिका में योगदान कितना माना जाएगा, 1/2। तो देखना ये फलक पर उपस्थित कण का एकक कोशिका में योगदान ये कितना माना जाएगा, 1/2, क्योंकि फलक पर जो कण होता है वो 2 एकक कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो एक एकक कोशिका के लिए उस कण का योगदान कितना माना जाएगा, 1/2, यानी कि वो जो कण है वो 2 भागों में बटा हुआ है, मतलब 2 एकक कोशिकाओं में आता है।
तो एक एकक कोष्टिकाओं के लिए तो एक एकक कोष्टिका के लिए तो वो आधा हो जाएगा और दूसरी एकक कोष्टिका के लिए आधा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर फलक पर कोई कण उपस्थित होता है तो फलक पर उपस्थित कण का एक एकक कोष्टिका में योगदान कितना माना जाता है, 1/2। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है किनारा H। देखो इसको देखो ध्यान से, ये एक किनारा है, देखो इस किनारे पर देखो, इस किनारे को यहाँ पर, कि इस किनारे पर देखो 5वीं एकक कोष्टिका देखो इस किनारे से जुड़ी हुई है, 6ठी एकक कोष्टिका भी जुड़ी हुई है, 7वीं एकक कोष्टिका भी जुड़ी हुई है और ये 8वीं एकक कोष्टिका भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि किनारा कितनी एकक कोष्टिकाओं में बटा होता है, 4। तो एक एकक कोष्टिका में किनारे का योगदान कितना होगा, 1/4। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर इस किनारे पर ये एक कण रख दिया, तो अब याद है इस कण के कितने हिस्से होंगे, इस कण के 4 हिस्से होंगे। क्यों? क्योंकि किनारा जो है वो 4 एकक कोष्टिकाओं में बटा है, तो यहाँ पर अगर कोई कण रख दिया तो उसके भी कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे। तो यहाँ पर किनारे का एक एकक कोष्टिका में योगदान कितना होगा, 1/4। तो यहाँ पर देखो ये किनारे पर उपस्थित कण का एक एकक कोष्टिका में योगदान ये होगा 1/4। यानी कि अगर मैंने किनारा जो है कितने 4 एकक कोष्टिकाओं में बटा होता है, इसका मतलब है किनारा एक अकेली एकक कोष्टिका कितना होता है, 1/4 हिस्सा। तो ऐसे अगर मैंने यहाँ पर कोई कण रख दिया तो उसके भी तो 4 हिस्से होंगे। ऐसे ही फलक है, फलक जो है एक एकक कोष्टिका का आधा हिस्सा होता है, तो 2 एकक कोष्टिकाओं के बीच में एक फलक होता है। तो अगर मान लो मैंने फलक पर भी कोई कण रख दिया तो उस कण के भी कितने हिस्से होंगे, 2 हिस्से। इसका मतलब है कि एक एकक कोष्टिका में फलक का योगदान 1/2 होता है, कोने का योगदान 1/8 होता है और किनारे का योगदान कितना होता है, 1/4। और फिर देखो बात आती है सेंटर की, कि अगर मान लो कि ये मैं यहाँ से ये इसको हटा देता हूँ, ये देखो ये फलक हटाया और ये वापस एक एकक कोष्टिका बन गई है। देखो ये यहाँ पर ये, अब देखो ये केंद्र में रखा है ये कण, अब केंद्र में रखा है तो इस एक एकक कोष्टिका में इसका योगदान याद है कितना होगा, 1 के बराबर होगा। क्योंकि एक एकक कोष्टिका में देखो सभी फल कोने से घेरे हुए हैं, इसका मतलब है कि एक कण एक एकक कोष्टिका का अकेला होता है, एक अकेला भाग होता है ना। तो देखना ये केंद्र में रखे कण का एकक कोष्टिका में योगदान कितना होता है, 1। तो ये ध्यान रखना कि अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करने से पहले आपको ये कुछ चीजें बताना जरूरी था, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कोने पर जो कण होता है ना, एक कोना 8 एकक कोष्टिकाओं में बटा होता है। इसका मतलब है कि अगर उस कोने पर अगर हम कोई कण रख दें तो उसके भी कितने हिस्से होंगे, 8 हिस्से होंगे। इसका मतलब है कि एक एकक कोष्टिका के लिए वो कितना होगा, 1/8। फिर जो फलक पर कण होता है, फलक पर जो फलक होता है वो 2 एकक कोष्टिकाओं में बटा होता है, यानी कि फलक पर अगर कोई कण रखा है तो उसके 2 हिस्से हो जाएंगे और फलक पर उपस्थित कण का योगदान कितना हो जाएगा, एक एकक कोष्टिका के लिए 1/2। इसी प्रकार कोने के लिए 1/4 होगा और केंद्र के लिए 1 होगा। तो यहाँ पर अब हमें अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना बिल्कुल आसान है ना। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आपसे नोट तो कर ही सकते हो, है ना। तो ये तो हो गया। अब अवयवी कणों की संख्या के लिए मैं आपको एक कॉमन सूत्र देता हूँ, उस सूत्र का उपयोग करके आप अवयवी कणों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हो।
ध्यान से देखना। तो यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कोना कितना होता है 1/8, है ना। फलक कितना होता है 1/2, है ना। किनारा कितना होता है 1/4 और केंद्र का योगदान कितना होता है 1। तो मैं यहाँ पर एक सूत्र बना रहा हूँ, देखो। अवयवी कण, अवयवी कण बराबर है 1/8 इंटू n कॉर्नर प्लस 1/2 इंटू n फेस प्लस 1/4 इंटू n एज किनारा प्लस n सेंटर ये कोना, है ना। अब यहाँ पर आपसे कहा जाए, मैंने कहा आपसे कि एक एकक कोष्ठिका, है ना। ये कौन सी एकक कोष्ठिका है, पहचाने इसे ध्यान से। जिसके देखना ये कौन सी एकक कोष्ठिका हो गई है, पाई केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। अब एक बताओ कि इसमें अवयवी कण कहां कहां पर उपस्थित है। कोने पर है, कोने पर कितने कण हैं 8, और एक अवयवी कण कहां पर है केंद्र पर, तो सेंटर में 1 है। तो आपको करना कुछ नहीं है, अवयवी कण, अवयवी कण बराबर कहां कहां पर उपस्थित है, पहले तो ये देख लो। कोने पर है तो 1/8 इंटू n कॉर्नर, बताओ कोने पर कितने कण हैं 8, तो ये लो 8 प्लस इसके अलावा कहां पर है केंद्र पर है ना। तो अब याद है केंद्र पर है ना, तो मैं फेस पर देखो फलक पर नहीं है तो इसको छोड़ दो, किनारे पर नहीं है इसको छोड़ दो, सेंटर पर है कितना कण है 1, तो 8 से 8 कैंसिल हो गए एक बार, और 1 प्लस 1 बराबर कितने हो गए 2। तो बताओ BCC, BCC में अवयवी कण कितने होंगे 2। इसके बाद में देखो अगली एकक कोष्ठिका लिखता हूं फलक केंद्रित। ये फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है जिसमें अवयवी कण देखो सभी कोनों पर है ना, और प्रत्येक फलक के केंद्र में भी होगा ये देखो। अब देखो अवयवी कण कहां कहां पर उपस्थित है, ध्यान से देखना। यह है FCC। अब इसमें अवयवी कण, अवयवी कण काउंट करना है मुझे। ये अवयवी कण बराबर, अवयवी कण बराबर है 1/8। क्यों लिखा, क्योंकि 8 कोनों पर है तो 1/8 इंटू 8 प्लस, क्योंकि 8 कोनों पर 8 ही कण है ना। इसके अलावा कहां पर है फलक पर, कितने फलकों पर 6 फलकों पर अवयवी कण है। तो यहाँ पर ये n फेस, अब ये वाला सूत्र ले लो। अब किनारे पर नहीं है, सेंटर पे नहीं है तो उनको छोड़ दो, तो ये 1/2 इंटू n फेस यानी फलक, तो कितने फलक पर है 6 फलकों पर 6 ही कण है, तो ये मैंने यहाँ पे इंटू 6 कर दिया। तो ये 8 से 8 और ये से 3 टाइम, तो ये 1 + 3 = 4। तो यहाँ पर बताओ कि जो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है इसमें अवयवी कण कितने होंगे 4। ठीक है, इनको नोट करो। इसके बाद देखो कि ये हमारे पास एक और है एकक कोष्ठिका ECC। इसमें देखो अवयवी कण आपको कहां कहां नजर आ रहे हैं 8 का कोनों पर, तो 1/8 इंटू 8 लिख दिया मैंने। अब देखो 2 फलकों पर है, केवल ओनली 2 फलकों पर, तो फलक का योगदान कितना होता है 1/2, है ना। अब यहाँ पर फलक कितने फलक दे रखे हैं, ओनली 2 ही फलक दे रखे हैं ना, तो इंटू 2 ही कर दो। पहले 6 थे इसलिए हमने 6 लिखे थे, अब केवल 2 फलकों पर है इसलिए हम क्या लिखेंगे 2। तो यहाँ पर ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये, तो 1 + 1 = 2। तो देखो ECC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है
2। तो इस तरीके से बताओ, इस सूत्र का उपयोग करके आप अवयवी कणों की संख्या आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, है ना। उस क्वेश्चन को मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसे सोल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप वहाँ पे किसी भी सिचुएशन में आसानी से सोल्व कर सकते हो, ध्यान देना। एक एकड़ कोष्टिका में अवयवी कण आठ कोनों पर 4 फलकों पर व 8 किनारों पर तथा एक केंद्र में है, तो कुल अवयवी कण कितने होंगे। देखो, एक एकड़ कोष्टिका दी गई है। अब पहले तो आप ऐसे क्वेश्चनों को जब सोल्व करना है तो पहले एक एकड़ कोष्टिका को हम यहाँ पर बना लेते हैं। ये देखो, ये मैंने एक एकड़ कोष्टिका बना ली है। इस एकड़ कोष्टिका को बनाने के बाद 8 तो कोने लगा दो, ये 8 कोने लगा दो। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा है इसमें, ये 4 फलकों पर हैं, तो ये 1 2 3, ये 4 फलक भी बना दिए। एक केंद्र में है, तो ये लो एक केंद्र में भी दर्शा दिया मैंने, है ना। अब 8 किनारों पर है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ये आपको और करना, हालांकि आपको इस डायग्राम की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी समझाने के लिए, आपको समझने के लिए ये बना सकते हो। तो यहाँ पर देखना कि ये अवयवी कण बराबर क्या हो जाएंगे। देखो कहाँ पर है, 8 तो कोनों पर है, तो सूत्र में देखो कोने का योगदान 1/8, तो 8 कोने हैं, तो ये 8 प्लस कितने फलकों पर है, 4 फलकों पर, तो ये 1/2 इंटू ये फलक कितने हो गए, 4। फिर देखो किनारे कितने हैं, 8, और किनारे का योगदान कितना होता है, NH किनारा 1/4, तो ये प्लस 1/4 इंटू 8 किनारे, तो ये 8 प्लस एक केंद्र में है, तो ये 1। तो देखो 8 से तो 8 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम हो जाएंगे और इससे भी ये 2 टाइम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो कि ये तो ये 1 प्लस इसका भी ये कितना हो गया, ये 2, है ना, प्लस इसका कितना हो गया, ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो यहाँ पर कुल कितने अवयवी कण होंगे, 6 अवयवी कण हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप घर पे अपने हिसाब से बनाएं, कितने भी कोने पर, जैसे मान लो 6 मान लिए, 7 मान लिए, 5 मान लिए, 4 मान लिए, कितने भी कण मान के अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाना और उन क्वेश्चनों को सोल्व करके मुझे ग्रुप में उनके जो है स्क्रीनशॉट भेजना कि आपने क्या बनाया और किस तरीके से कैसा बनाया। ठीक है, नोट कीजिए।